रात के 11 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर मूसलाधार बारिश हो रही थी और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी गड्ढों में भरे पानी में टिमटिमा रही थी। 26 साल का समीर अपनी पुरानी खटारा बाइक को घसीटते हुए सिटी हॉस्पिटल के पिछले गेट पर पहुंचा। वो सिर से पैर तक भीग चुका था, लेकिन नवंबर की इस ठंड से ज्यादा उसे अपनी गरीबी कंपक पा रही थी। पिछले 6 महीनों से उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, घर का किराया चढ़ा हुआ था और माँ की दवाइयों का डब्बा खाली था। तभी उसे यह अजीब ऑफर मिला था, मुर्दा घर की रात की चौकीदारी। वेतन 25,000 रुपये नकद। इतनी साधारण काम के लिए इतने पैसे? समीर को शक तो हुआ था, लेकिन एक भूखा इंसान तर्क नहीं करता। उसने लोहे के भारी गेट को धक्का दिया। चरमराहट के साथ गेट खुला और सामने वो पुरानी इमारत नजर आई जो मुख्य अस्पताल से बिल्कुल कटी हुई थी। दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियां सलाखों से ढकी थीं। अंदर घुसते ही फिनाइल और फॉर्मलिन की तीखी सड़ी हुई गंध ने उसका स्वागत किया। गलियारे के अंत में एक टेबल पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, गणपत वहां का इंचार्ज। वो रेडियो पर पुराने गाने सुन रहा था। समीर के कदमों की आहट सुनकर उसने रेडियो बंद कर दिया। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि समीर को अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगी। गणपत लंगड़ाते हुए उसके पास आया और बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आ गया। देखो लड़के, काम सीधा है। रात 12 से सुबह 6 बजे तक तुम्हें यहां बैठना है। यह सुनिश्चित करना है कि कोई जानवर या इंसान अंदर न आए। बस। समीर को लगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन तभी गणपत ने अपनी बात पूरी की। लेकिन 3 शर्तें हैं। अगर इन्हें नहीं मान सकते तो अभी वापस चले जाओ। गणपत की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने समीर के चेहरे के करीब आकर कहा, पहली शर्त, कोल्ड रूम का तापमान हमेशा 4 डिग्री रहना चाहिए। दूसरी, रात को 3 बजे से 4 बजे के बीच अगर कोल्ड रूम के अंदर से कोई भी आवाज आए, चाहे रोने की हो या दरवाज़ा खटखटाने की, उसे अनसुना कर देना। दरवाज़ा मत खोलना। और तीसरी सबसे अहम शर्त, अगर किसी लाश की थैली, बॉडी बैग की चेन खुली मिले तो उसे खुद बंद करने की कोशिश मत करना। सीधे भाग जाना। समीर का गला सूख गया। उसे लगा बूढ़ा उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने कांपते हाथों से नौकरी के कागज पर साइन कर दिए। गणपत ने उसे चाबियों का गुच्छा थमाया और जाते जाते कहा, याद रखना, यहां 3 बजे के बाद अपनी आंखों से ज्यादा अपने कानों पर भी भरोसा मत करना। लोहे का मुख्य दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ गूंजी और अब समीर उन 12 लाशों के साथ अकेला था। शुरुआत के 2 घंटे शांति से बीते। रात के 1 बज चुके थे। समीर ने समय काटने के लिए मोबाइल में गाने लगा लिए, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने एक राउंड लगाने का फैसला किया। वो लंबी, अंधेरी कोठरी से होते हुए कोल्ड रूम की तरफ बढ़ा। उसने भारी स्टील का दरवाज़ा खोला। अंदर कदम रखते ही बर्फ जैसी ठंड ने उसे घेर लिया। कमरे में लोहे की अलमारियां थीं, जिनमें लाशों के दराज बने हुए थे। समीर मीटर चेक करने गया। तापमान ठीक था। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि उसकी नज़र दराज नंबर 4 पर पड़ी। उस पर टैग लगा था, अज्ञात। अजीब बात यह थी कि उस दराज के नीचे फर्श पर पानी की कुछ बूंदें थीं। समीर ने ध्यान से देखा। वो पानी नहीं था, वो लाल रंग का गाढ़ा तरल था। खून? समीर का दिल जोर से धड़का। दराज तो बंद था, फिर खून कहाँ से आया? उसने घबराहट में खुद को समझाया कि शायद कोई पुराना लीकेज होगा। उसने जल्दी से पोंछा लगाया और उस कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया। घड़ी की सुइयां सरकती रहीं। रात के 2:45 बजे बाहर एम्बुलेंस का सायरन बजा। अस्पताल के वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर लेकर आए। उनके साथ एक पुलिस वाला भी था। स्ट्रेचर पर काले रंग के बैग में एक लाश थी। पुलिस वाले ने बताया कि ये एक सड़क दुर्घटना का केस है। चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ है। उन्होंने उस लाश को दराज नंबर 9 में डाल दिया और चले गए। अब मुर्दा घर में 13 लाशें थीं। समीर ने फिर से दरवाज़ा लॉक किया और अपनी कुर्सी पर आ बैठा। रात के 3 बज गए। गणपत की चेतावनी उसके दिमाग में खतरे की घंटी की तरह बजने लगी। 3 से 4 के बीच आवाज़ों पर ध्यान मत देना। समीर ने डर के मारे हेडफोन कान पर लगा लिए और वॉल्यूम फुल कर दिया। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। 10 मिनट बीते होंगे कि अचानक उसके मोबाइल में गाना बंद हो गया। स्क्रीन पर अजीब सी झिलमिलाहट ग्लिच होने लगी। समीर ने हेडफोन उतारा। सन्नाटा था, लेकिन तभी उसे वह आवाज सुनाई दी। जिप। किसी चेन के खुलने की धीमी मगर स्पष्ट आवाज। ये आवाज उसके हेडफोन से नहीं, बल्कि कोल्ड रूम की दिशा से आ रही थी। समीर की सांसें अटक गईं। उसने सोचा ये उसका वहम है, लेकिन फिर से जिप जिप, तारांकन, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे बैग खोल रहा हो। समीर की नज़र सामने दीवार पर लगे सीसीटीवी मॉनिटर पर गई। कैमरा नंबर 2 कोल्ड रूम के अंदर का था। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर लोहे की अलमारियां दिख रही थीं। समीर ने आंखें फाड़कर देखा।
दराज नंबर 9, जिसमें अभी वो नई लाश रखी गई थी, वो दराज थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। समीर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वार्ड बॉय ने उसे पूरा बंद किया था। वो स्क्रीन को घूरता रहा। तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा हुआ जिससे समीर की रूह कांप गई। दराज नंबर 9 के अंदर से एक हाथ बाहर आया, एक नीला, बेजान हाथ। उस हाथ ने दराज के किनारे को पकड़ा और उसे धीरे धीरे बाहर धकेलने लगा। चर्रर, लोहे के घिसने की आवाज अब स्पीकर के बिना भी बाहर तक आ रही थी। समीर कुर्सी से उठना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर लकवा मार गया था। स्क्रीन पर वो लाश अब दराज से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो अंदर से बॉडी बैग की चेन खोल रही थी। समीर ने गणपत को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन काली थी, नो सिग्नल। और तभी पूरे मुर्दाघर की बत्तियां एक साथ गुल हो गईं। घुप अंधेरा। अब समीर अकेला था, बिल्कुल अंधेरे में। और कोल्ड रूम का दरवाज़ा, जो रिसेप्शन से सिर्फ 20 कदम दूर था, वहां से अब भारी कदमों की आवाज आ रही थी। ठप ठप ठप। तारांकन कोई नंगे पैर चल रहा था, और वो कोल्ड रूम से बाहर धीरे धीरे समीर की तरफ आ रहा था। अंधेरा इतना घना था कि समीर को अपनी आंखों के सामने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके कान अब किसी जानवर की तरह तेज हो चुके थे। वह ठप ठप। तारांकन की आवाज हर पल करीब आती जा रही थी। वो आवाज किसी इंसान के चलने की नहीं थी। वो भारी और गीली थी, जैसे कोई कीचड़ में सने हुए नंगे पैर फर्श पर घिसट रहा हो। समीर की सांसें हलक में अटक गईं। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था, लेकिन शरीर ने अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश की। वो बिना कोई आवाज किए धीरे से खिसक कर रिसेप्शन की उस बड़ी लकड़ी की मेज के नीचे घुस गया। उसने अपने घुटनों को छाती से लगा लिया और अपने मुंह पर दोनों हाथ कसकर जमा लिए, ताकि उसकी सांसों की आवाज बाहर न जा सके। तभी वो कदमों की आवाज मेज के बिल्कुल पास आकर रुक गई। समीर की आंखों से डर के मारे आंसू बह रहे थे। मेज के नीचे से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो चीज मेज के दूसरी तरफ खड़ी है। हवा में सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की बदबू अचानक इतनी तेज हो गई कि समीर का दम घुटने लगा। एक पल के लिए सन्नाटा छाया रहा, फिर सिस की एक आवाज आई, जैसे कोई जानवर हवा में शिकार की गंध सूंघ रहा हो। समीर का दिल पसलियों से टकरा रहा था। क्या उसे पता चल गया है कि मैं यहां हूं? लेकिन फिर वो कदम आगे बढ़ गए। वह चीज मेज को पार करके मुख्य दरवाजे, मेन डोर की तरफ चली गई। समीर ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत बस एक पल की थी। अगले ही पल मुख्य दरवाजे से भयानक शोर आने लगा। खड़ खड़ खड़। वो चीज दरवाजे के हैंडल को पागलों की तरह खींच रही थी। लोहे का दरवाजा बुरी तरह हिल रहा था, लेकिन वो खुला नहीं। समीर को अचानक गणपत की वो बात याद आई, लोहे का दरवाजा बाहर से लॉक होने की आवाज। गणपत ने उसे गलती से लॉक नहीं किया था, उसने जानबूझकर समीर को अंदर कैद किया था। वह इन भूखे मुर्दों के लिए चारा था। दरवाजा न खुलने पर उस चीज ने एक ऐसी चीख मारी जो इंसान की नहीं हो सकती थी। वो चीख कड़कती हुई बिजली से भी ज्यादा डरावनी थी। इसके बाद वो चीज गुस्से में वापस मुड़ी और हॉल में इधर उधर चीजें पटकने लगीं। समीर समझ गया कि अब वो छुप नहीं सकता। उसे कोई हथियार या बचने का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। उसे याद आया कि रिसेप्शन के पीछे गणपत का छोटा केबिन है, शायद वहां कोई दूसरी चाबी या टॉर्च मिल जाए। जब वो चीज हॉल के दूसरे कोने में थी, समीर ने हिम्मत जुटाई। वो मेज के नीचे से रेंगता हुआ निकला और अंधेरे में दीवार के सहारे सहारे गणपत के केबिन की तरफ बढ़ा। उसका हाथ कांपते हुए दरवाजे की कुंडी पर पड़ा और उसने बिना आवाज किए दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसने जल्दी से अंदर से चिटकनी लगा दी। यहां थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला। वो सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन बाइक की चाबी में एक छोटा फैंसी लाइटर लगा था। उसने उसे जलाया। लौ की मध्यम रोशनी में उसे गणपत की मेज दिखाई दी। वहां कोई चाबी नहीं थी, लेकिन मेज पर वही लाल रजिस्टर खुला पड़ा था। हवा के झोंके से पन्ने फड़फड़ा रहे थे। समीर की नज़र एक पन्ने पर पड़ी जिस पर आज की तारीख लिखी थी। वहां लिखा था, तारांकन, आज रात दराज नंबर 9 को भूख लगी है। नया लड़का भेज दिया है। सुबह तक हड्डी भी नहीं मिलेगी। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये नौकरी नहीं, एक बलि थी। गणपत इस शैतान का नौकर था। समीर को गुस्सा और खौफ दोनों एक साथ महसूस हुए। वो पीछे हटा, लेकिन उसकी कोहनी मेज पर रखे एक कांच के गिलास से टकरा गई। छनन। गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। बाहर हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। वो चीज जो अभी तक चीजें तोड़ रही थी रुक गईं। समीर की सांस रुक गई। उसने गलती कर दी थी। धड़ धड़ धड़। तेज कदमों की आवाज अब सीधे केबिन की तरफ आ रही थी। वो दौड़ रहा था। समीर ने इधर उधर देखा। केबिन में एक छोटी खिड़की थी, लेकिन उस पर लोहे की जाली थी।
भागने का कोई रास्ता नहीं था। कदमों की आवाज़ दरवाजे पर आकर रुक गई। समीर दरवाजे से दूर कोने में दुबक गया, हाथ में कांच का एक टूटा हुआ टुकड़ा थामे। तभी दरवाजे के नीचे की दरार से एक काला तरल पदार्थ, लिक्विड, अंदर रिसने लगा। वह खून था। और फिर दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आई। ये आवाज़ गणपत की नहीं थी और न ही उस पुलिस वाले की। ये एक भारी गूंजती हुई आवाज़ थी जो सीधे समीर के दिमाग में बोली, दरवाज़ा खोलो समीर, हम अकेले हैं। समीर चिल्लाया, दफा हो जाओ। जवाब में दरवाज़ा जोर से हिलने लगा। बम बम। लकड़ी का दरवाज़ा टूटने ही वाला था। दरारें दिखने लगी थीं। समीर जानता था कि कांच का वो छोटा टुकड़ा उसे नहीं बचा पाएगा। तभी अचानक रिसेप्शन के बाहर रखा लैंडलाइन फोन बज उठा। ट्रिंग ट्रिंग। उस सन्नाटे में फोन की घंटी किसी धमाके जैसी लगी। दरवाजे पर हो रहे हमले रुक गए। वो चीज शायद उस आवाज से विचलित, डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। कदमों की आवाज दरवाजे से दूर रिसेप्शन की तरफ जाने लगी। समीर को एक मौका मिला था, शायद आखिरी मौका। उसने सोचा कि अगर वो केबिन से निकलकर सीधे कोल्ड रूम में छुप जाए तो शायद वो चीज उसे वहां न ढूंढे, क्योंकि वो खुद वहीं से आई थी। ये एक जुआ था, लेकिन यहां रुकने का मतलब मौत था। समीर ने धीरे से कुंडी खोली। उसने बाहर झांका। हॉल में अंधेरा था, लेकिन रिसेप्शन की टेबल पर बजते फोन की छोटी सी हरी लाइट जल रही थी। उस हरी रोशनी में समीर ने देखा कि वो चीज फोन के पास खड़ी थी। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, सिर्फ सड़ा हुआ मांस था। समीर ने अपनी सांस रोकी और दबे पांव कोल्ड रूम की तरफ भागा। वो लगभग पहुंच ही गया था कि उसका पैर फर्श पर पड़े खून में फिसल गया। धड़ाम। वो जोर से गिरा। फोन की घंटी बजना बंद हो गई। समीर ने सिर उठाकर देखा। रिसेप्शन के पास खड़ी उस चीज ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई, पूरा 180 डिग्री पीछे। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे, और वो मुस्कुरा रही थी। समीर उस फिसलन भरे फर्श पर गिरा हुआ था और वो शैतानी चीज अब रिसेप्शन से उसकी ओर दौड़ पड़ी थी। वो किसी मकड़ी की तरह अपने चारों हाथ पैरों पर रेंगते हुए आ रही थी। उसकी गति भयानक थी। समीर का दिमाग सुन्न था, लेकिन मौत के डर ने उसके शरीर में बिजली भर दी। वो झटके से उठा और लड़खड़ाते हुए कोल्ड रूम के भारी स्टील के दरवाजे की तरफ कूदा। वो चीज उसके पैरों तक पहुंच ही गई थी। समीर ने अपनी एड़ी पर एक ठंडे, सड़े हुए हाथ की पकड़ महसूस की। नहीं! वो चिल्लाया और उसने अपने दूसरे पैर से उस हाथ पर पूरी ताकत से लात मारी। हड्डी टूटने की कड़क आवाज आई। उस चीज की पकड़ ढीली पड़ी। समीर ने खुद को कोल्ड रूम के अंदर खींचा और अपनी पूरी जान लगाकर उस भारी दरवाजे को बंद कर दिया। धड़ाम। दरवाजा बंद होते ही उसने लोहे का बड़ा लीवर घुमाकर उसे लॉक कर दिया। अगले ही पल बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। दन। वो चीज दरवाजे से टकराई थी। स्टील का दरवाजा कांप उठा। दन दन दन। बाहर से वो शैतान पागलों की तरह दरवाजे को पीट रहा था। हर चोट के साथ ऐसा लगता था कि कब्जा उखड़ जाएगा। समीर दरवाजे से पीछे हट गया। उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं। वो सुरक्षित था, लेकिन एक बर्फ के पिंजरे में कैद हो चुका था। कोल्ड रूम का तापमान 4 डिग्री था। समीर के भीगे हुए कपड़े अब उसकी त्वचा को काटने लगे थे। ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। अगर वो चीज अंदर नहीं भी आई तो भी अगले 1 घंटे में वो ठंड से मर जाएगा। उसने कांपते हुए कमरे में इधर उधर देखा। बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, सिर्फ लोहे की अलमारियां और बंद दराज। तभी बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज अचानक बंद हो गई। एक भारी, डरावना सन्नाटा छा गया। समीर कान लगाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। क्या वो चला गया? तभी कोल्ड रूम के अंदर उसके ठीक पीछे से एक आवाज आई। खड़-खड़। समीर धीरे से मुड़ा। उसकी धड़कन गले में आ गई। ये आवाज दराज नंबर 4 से आ रही थी, वही दराज जहां उसने पहले खून देखा था। और सिर्फ नंबर 4 नहीं, धीरे धीरे नंबर 1, 2, 5। सभी दराजों के अंदर से खुरचने और हिलने की आवाजें आने लगीं। समीर की आंखों के सामने खौफ का मंजर था। दराज नंबर 4 का हैंडल धीरे धीरे घूम रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। समीर पीछे हटते हुए दीवार से जा टकराया। वो एक कमरे में बंद था, जहां एक जिद्दी शैतान बाहर इंतजार कर रहा था और 11 मुर्दे अंदर जाग रहे थे। दराज नंबर 4 थोड़ा सा खुला। अंदर से एक पीला, सड़ा हुआ चेहरा बाहर झांकने लगा। उसकी आंखें खुली थीं और वो समीर को देखकर मुस्कुरा रहा था। समीर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे यहां से निकलना ही था।
उसकी नज़र कमरे के कोने में फर्श के पास बनी एक छोटी सी लोहे की खिड़की शूट पर पड़ी। उसके ऊपर लिखा था, बायो वेस्ट डिस्पोजल, कचरा निकास। ये एक संकरी सुरंग थी जो शायद नीचे भट्टी या बेसमेंट की तरफ जाती थी। ये बहुत छोटा रास्ता था, लेकिन समीर के पास कोई विकल्प नहीं था। दराज नंबर 4 से वो लाश अब पूरी तरह बाहर निकलकर फर्श पर गिर चुकी थी और घिसटते हुए उसकी तरफ आ रही थी। समीर ने दौड़कर उस छोटी खिड़की का ढक्कन खोला। अंदर से सड़े हुए मांस की भयंकर बदबू आई, जिससे उसे उल्टी आने को हो गई। नीचे सिर्फ काला अंधेरा था। गहराई कितनी है पता नहीं, कहाँ जाएगी पता नहीं, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो 2 और लाशें अपने दराज से बाहर निकल रही थीं। भगवान का नाम लो, समीर ने सोचा और उस अंधेरी सुरंग में सिर के बल छलांग लगा दी। वो एक फिसलन भरी ढलान पर तेजी से नीचे फिसलता चला गया। लोहे की दीवारों से उसका शरीर टकरा रहा था। करीब 10 सेकंड तक फिसलने के बाद वो एक नरम और गीली चीज पर जा गिरा। धप! यहां बिल्कुल अंधेरा था। समीर दर्द से कराह रहा था। उसके कंधे और सिर में चोट लगी थी। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाया। लौ की रोशनी में उसने देखा कि वो किस चीज पर गिरा है। उसकी चीख निकल गई और वो घिसटते हुए पीछे हटा। वो कूड़े के ढेर पर नहीं, बल्कि इंसानी हड्डियों और पुराने कपड़ों के ढेर पर गिरा था। सैकड़ों हड्डियां, कुछ पुरानी, कुछ नई। ये अस्पताल का बेसमेंट नहीं था। ये एक कसाईखाना स्लॉटर हाउस लग रहा था। दीवारों पर अजीबोगरीब मंत्र लिखे थे और अजीब से औजार टंगे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज कमरे के बीच में थी। वहां एक लकड़ी की कुर्सी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। वो गणपत था, लेकिन वो मरा नहीं था। वो बेहोश भी नहीं था। वो बस बैठा था और उसकी गोद में एक कटा हुआ इंसानी सिर रखा था, और वो उस सिर के बालों को ऐसे सहला रहा था जैसे किसी पालतू बिल्ली को सहला रहा हो। समीर की आहट सुनकर गणपत ने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। अरे समीर बाबू, गणपत ने अपनी सामान्य आवाज में कहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुम तो समय से पहले ही दावत में आ गए। हमने सोचा था ऊपर वाले लोग तुम्हें थोड़ा और पकाएंगे। समीर कांपते हुए खड़ा हुआ। ये सब क्या है गणपत? तुम कौन हो? गणपत हंसा। मैं तो बस रखवाला हूं। असली मालिक तो वो हैं। उसने ऊपर छत की तरफ इशारा किया, जहां से समीर अभी गिरकर आया था। वो मुर्दे नहीं हैं समीर, वो मेरे देवता हैं, और उन्हें ताज़ा मांस बहुत पसंद है। तभी कमरे के एक अंधेरे कोने से एक और दरवाज़ा खुला। वहां से वो पुलिसवाला बाहर आया जो लाश लेकर आया था। लेकिन अब वो पुलिस की वर्दी में नहीं था। उसने एक कसाई का एप्रन पहना था, जिस पर ताज़ा खून लगा था। साला ऊपर से भाग निकला। पुलिसवाले ने हाथ में बड़ा सा मांस काटने वाला चाकू क्लीवर पकड़ रखा था। कोई बात नहीं गणपत, नीचे ही काम तमाम कर देते हैं। समीर समझ गया, यहां कोई भूत नहीं था। ये उससे भी बुरा था। ये एक गिरोह था। ये लोग लावारिस लोगों को मारते थे, उनके अंगों का व्यापार करते थे और बची हुई लाशों को ऊपर भूत की कहानी बनाकर छिपाते थे। वो जो लाश उठी थी, वो शायद कोई ऐसा इंसान था जिसे उन्होंने अधमरा छोड़ दिया था, या कोई दवा देकर पागल बना दिया था। समीर के पास कोई हथियार नहीं था। सामने 2 कातिल थे और पीछे हड्डियों का ढेर। पकड़ो इसे, गणपत चिल्लाया। पुलिसवाला चाकू लेकर समीर की तरफ दौड़ा। समीर ने अपनी जान बचाने के लिए पास पड़ी एक पुरानी, जंग लगी लोहे की रॉड उठाई। दोस्तों, समीर अब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली हालत में है। ऊपर वो शैतानी लाशें हैं और नीचे ये 2 जिंदा हैवान। समीर के पास सिर्फ एक जंग लगी रॉड है और सामने 2 खूंखार कातिल। क्या समीर आज की रात इन दरिंदों से बच पाएगा, या वो भी उस हड्डियों के ढेर का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कोल्ड रूम वाली लाश जिंदा कैसे हुई थी? इस खौफनाक रात का अंजाम, क्लाइमैक्स देखिए इस कहानी के पार्ट 2 में, जो बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि समीर के साथ आगे क्या हुआ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही पार्ट 2 आए आप उसे सबसे पहले देख सकें। कमेंट में बताएं, क्या समीर बच पाएगा?